हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 31 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 31 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो 3 से 4 करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे ये कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे और इसके साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 31 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल शहर कहाँ स्थित है? तो धुलीखेल शहर स्थित है नेपाल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो धुलीखेल शहर को घोषित किया गया है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। WHO के द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह धुलीखेल शहर को घोषित किया गया है। इस शहर के द्वारा जो है SDG लक्ष्य को फॉलो किया जा रहा है। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे कहते हैं सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सतत विकास लक्ष्य के लिए अगर पूछे कितना गोल निर्धारित किया गया है तो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। और वहीं पूछे कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 17 गोल 169 लक्ष्य पूछे कितने सालों में पूरा किया जाएगा तो 15 सालों में पूरा किया जाएगा। और इसे शुरू कब किया गया था? तो 2015 से लेकर 2030 के बीच में इसे पूरा कंप्लीट करने का लक्ष्य विश्व के द्वारा रखा गया है। तो एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो धुलीखेल को घोषित किया गया है और यह शहर जो है नेपाल का शहर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नीलगिरी एक जानवर है। नीलगिरी तहर जो है एक जानवर है तमिलनाडु का, जिसे राष्ट्रीय जानवर घोषित किया गया है। उसके सर्वेक्षण के लिए IUCN ने सर्वेक्षण जारी किया है, जिसको कहते हैं नीलगिरी तहर सर्वेक्षण। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। IUCN का अगर पूछे स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। कहाँ? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो रैम्पेज मिसाइल की विशेषता है यह हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो कांके संतुरई बंदरगाह किस देश का है? तो यह श्रीलंका का बंदरगाह है, जिस पर अधिकार संचालन करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो भारत सरकार को दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेज स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेज स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है फिलीपींस में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पेज स्टूडियो इसे लॉन्च किसने किया है? तो TCS, जिसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, इसने लॉन्च किया है। पेज स्टूडियो को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और जैसे कि जो क्राइम में डिजिटल जो क्राइम होते हैं इसको रोकने के लिए पेज स्टूडियो को लॉन्च किया गया है TCS के द्वारा। और यह 5वां जो पेज स्टूडियो स्थापित किया गया है, 5वां पेज स्टूडियो अगर पूछे कहाँ स्थापित किया गया है तो यह स्थापित किया गया है मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। अब बात करते हैं जो फिलीपींस है, अगर पूछे यह एशिया के किस रीजन में स्थित है? तो फिलीपींस जो है और बाकी के जो भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अपना भारत है, तो भारत के जो ये नॉर्थ ईस्ट में जो भी देश स्थित हैं इन्हें जो है कौन सा देश कहते हैं? इनको कहते हैं दक्षिण पूर्वी देश। दक्षिण पूर्वी देश जो जितने भी हैं 12-15, उनकी राजधानियों और उनके देशों के बारे में हम देख लेते हैं, जिन्हें आसियान कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व देशों की राजधानी उनको देखने वाले हैं और उनकी जो कुछ मुद्राएं भी होंगी उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे। म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? नापीता है और यहाँ की मुद्रा है क्यात। लाओस की राजधानी है वियंतिने और वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा है डॉग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा बेहत है।
कंबोडिया की राजधानी नोमपे है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी बागवान है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया, जिन्हें आसियान कंट्री कहते हैं, उनकी राजधानियों के बारे में हमने देख लिया है। अब ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो यह इंडिया है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो श्याम निखिल जी को भारत का 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। और पूछे कि श्याम निखिल जी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वधवन की आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखें तो वधवन बंदरगाह की आधारशिला अगर पूछे किसने रखी है, तो पीएम मोदी जी ने रखी है। और कहाँ पे रखी है? तो महाराष्ट्र के जिले पालघर में इसकी आधारशिला रखी गई है। वधवन बंदरगाह के निर्माण के लिए 76,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। और इस वधवन बंदरगाह का निर्माण कौन सी कंपनी करने वाली है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण इसका निर्माण करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी जो है महिला बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी जी हैं। इन्हीं के द्वारा जो है सी बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा सी बॉक्स लॉन्च किया गया है। सी बॉक्स को लॉन्च क्यों किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है जो कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए सी बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो अगर पूछे सी बॉक्स का संबंध किससे है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना, या फिर कह सकते हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा कि महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सा बॉक्स लॉन्च किया गया है? तो सी बॉक्स लॉन्च किया गया है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह को देख लेते हैं, जैसे मुंद्रा और साथ साथ में कांडला बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय इसका नया नाम हो गया है। मारमुग गांव बंदरगाह किस राज्य में है? तो यहाँ गोवा में है। नेक्स्ट हमारा है, मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। इसे पूर्व की रानी भी कहा जाता है। तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। जबकि बात करें विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जबकि हल्दिया बंदरगाह पूछे कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 159वां स्थान मिला है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो करीना कपूर जी को बनाया है। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर भारत में कहाँ स्थापित करेगा? तो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने वाला है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित करेगा। अगर किसी को अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना पढ़ना आता है तो अब उसे विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है यह अपना परिसर जो है कहाँ स्थापित करने वाला है? तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित करने वाला है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के परिसर को स्थापित करने का अगर पूछे लाइसेंस किसके द्वारा दिया गया है? तो यह लाइसेंस दिया गया है यूजीसी के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, यूजीसी ने लाइसेंस दे दिया है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को, जो अपना भारत में परिसर खोलने वाला है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, अगर बात करते हैं यूजीसी का फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में होती है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर यानी दिल्ली में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो किए स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FATF इसे जो है कहते हैं, यानी कि फाट्फ कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में किया गया था।
FATF का फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करी है? तो मुख्यमंत्री माझी बहन लड़की योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और वहीं लड़का भाऊ परियोजना किसने शुरू किया है? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? तो असना चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो असना चक्रवात ये कहाँ पर आया है? तो यह कच्छ के क्षेत्र में आया है, यानी गुजरात में आया है। और अगर चक्रवात पूछे चक्रवात के लिए कौन सी कारण बनती है, तो केंद्र में जो है निम्न जब वायुदाब हो जाता है, इससे जो है चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो चक्रवात उत्पन्न होने से तेज बारिश आंधी तूफान आते हैं। तो इसी का नाम अगर जो है रखा गया है असना। तो भारत में जो चक्रवात अभी आया है कच्छ की खाड़ी में, इसको नाम दिया गया है असना चक्रवात। और ये असना नामकरण किसके द्वारा रखा गया है? तो यह पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। अभी कुछ महीनों पहले जो है एक और चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम था रेमल। तो रेमल नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो रेमल नाम रखा गया था ओमान सरकार के द्वारा। और पूछे कि ओमान का अर्थ क्या रखा गया है? तो इसका अर्थ बताया गया है रेत। ठीक है, तो रेत इसका नाम रखा गया है। तो असना नाम रखा है पाकिस्तान ने और रेमल नाम रखा है ओमान ने। और वहीं पूछे कि चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है, यानी निम्न वायुदाब होता है या हाई वायुदाब होता है, यानी कि हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है? तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मैत्री अभ्यास होता है थाईलैंड और भारत के बीच में। एक अभ्यास इन दोनों देशों के बीच में और होता है जिसका नाम है अयुत्या अभ्यास। अयुत्या अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में होता है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अस्ताना में प्रारंभ हुआ है। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार की पहली स्वदेशी इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसे आप याद रखेंगे, MPOX RT-PCR किट अगर पूछे कहाँ लॉन्च की गई है, तो यह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। और यह भारत का पहला स्वदेशी जो है किट है, भारत का स्वदेशी किट है, जिसको किसके लिए बनाया गया है? तो MPOX के लिए, यानी मंकी पॉक्स के लिए बनाया गया है और लॉन्च आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखते हैं तो RT-PCR जो किट बनाई गई है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो सीमेंस कंपनी है। जिसका निर्माण किसने किया है? तो सीमेंस कंपनी ने RT-PCR किट को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और इस किट के माध्यम से जो है MPOX की जांच जो है 40 मिनट में कर दी जाएगी। तो मंकी पॉक्स की जांच जो है 40 मिनट में इस किट के माध्यम से कर दी जाएगी। और इस किट का पूरा नाम क्या है? तो इस किट का पूरा नाम है इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यह किट जो है भारत की पहली स्वदेशी MPOX किट बन गई है। तो भारत की पहली स्वदेशी अगर पूछे MPOX किट कौन सी है, तो RT-PCR किट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पूछे इसे कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ के CM है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की मेजबानी कौन किया है? तो भारत ने किया है। और अगर पूछे कि जो 46वीं बैठक भारत में हुई है, यहीं पर भारत की 43वीं विश्व धरोहर सूची घोषित की गई है, जिसका नाम है मोइदम। मोइदम जो है एक कब्रगाह है, और ये कहाँ का कब्रगाह है? तो असम राज्य का कब्रगाह है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में खेला जाएगा, इसके लिए भारत की तरफ से मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो BPCL को बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर अगर पूछे वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। और वहीं पूछे वर्तमान में लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये भर्तृहरि महताब बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर
राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो पेरिस पैरालंपिक 2024, ये पैरालंपिक शब्द का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, कौन लेते हैं? तो इसमें जो है दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। वहीं जो है अवनी लेखरा जी जो कि एक दिव्यांग प्लेयर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल में। और पैरालंपिक में अगर बात करें कि भारत की तरफ से 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो अवनी लेखरा जी बन गई हैं। तो पैरालंपिक में एक ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं अवनी लेखरा जी। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न बन सकता है, तो आप याद रखेंगे। वहीं बात करते हैं कि प्रीति पाल ने क्या जीता है? तो ये भी एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 10 मीटर 100 मीटर दौड़ में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, क्योंकि पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने दौड़ में पदक जीता है। तो दौड़ में पहली बार कोई दिव्यांग प्लेयर ने दौड़ के 100 मीटर में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है मनील नरवाल इन्होंने पैरा ओलंपिक में शूटिंग के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये तीनों पदक याद रखना है। एक तो अवनी लेखरा जी का जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, किसके अंदर? एयर पिस्टल में 10 मीटर। और इसके बाद प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता है किसमें? 100 मीटर दौड़ में। और इसके बाद मनील नरवाल जी ने शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत जी हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है कौन सा पदक जीता था? तो ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर समिति की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना। किसके लिए? तो राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिक राव जी को वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया है? तो भारत में जो 46वीं विश्व धरोहर की बैठक हो रही थी, तो उसमें जो भी देश के विभिन्न देशों के अतिथि या फिर प्रधान अध्यक्ष जैसे कि पीएम या फिर जो है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, ये सभी जो आए थे, तो उन्हीं सबको दिखाने के लिए भारत सरकार ने जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे, तो उन्हीं की दीवारों पे जो है विभिन्न प्रकार के भारतीय संस्कृति कलाकृतियों को दर्शाया गया था। किसके तहत? तो प्रोजेक्ट परी के तहत दर्शाया गया था, जिसको भारत सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां, हाल ही में आईसीजी ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है समुद्र प्रताप। इसकी व्याख्या देखें तो समुद्र प्रताप जो है, अगर बात करते हैं कि यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको लॉन्च किया गया है गोवा शिप बिल्डर्स के द्वारा। कहाँ से? गोवा से ही लॉन्च किया गया है। तो समुद्र प्रताप क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और पूछे इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो गोवा शिप बिल्डर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, गोवा से। आईसीजी के लिए इसको लॉन्च किया गया है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर वही पूछे कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 फरवरी को आईसीजी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अभी जो है लॉन्च की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसका नाम है INS अरिघात। तो INS अरिघात क्या है? तो यह भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो विशाखापत्तनम से लॉन्च किया गया है। वहीं पूछे भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो यह है INS अरिहंत। तो यह भारत की पहली है। और दूसरी कौन बन गई है, जिसे अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो INS अरिघात है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जीवन सामर्थ्य परियोजना किसने लॉन्च की है? तो जीवन सामर्थ्य योजना लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हुआ है? तो जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हाथरस में जो भगदड़ हुआ था उसका जांच किया जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह वाशिंगटन DC में प्रारंभ हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
तो इसका हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना पूछे कब की जाती है, तो 1949 में की जाती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझा ले जाए, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी गई है, तो सिंगापुर एयरलाइंस को दी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विस्तारा एयरलाइंस जो है इसका विलय जो है ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में जो है इसका विलय किस में कर दिया जाएगा, तो एयर इंडिया में कर दिया जाएगा। एयर इंडिया जो है बहुत पहले जब इसका निर्माण किया गया था, तो एयर इंडिया जो है किसको दे दिया गया था, निर्माण करके भारत सरकार को दे दिया गया था। किसके द्वारा, टाटा समूह के द्वारा दे दिया गया था। किसको, मान लीजिए आईफा इंडिया सरकार को दे दिया गया, भारत सरकार को दे दिया गया था। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों पहले जो है फिर एयर इंडिया को फिर से जो है भारत सरकार ने किसे सौंप दिया, तो टाटा समूह को सौंप दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कहानी क्या होती है कि विस्तारा एयरलाइंस का अभी जो है नवंबर में विलय हो जाएगा, किसमें, एयर इंडिया में इसका विलय हो जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस में अगर पूछे 51% किसका हिस्सा है, तो 51% हिस्सा है विस्तारा एयरलाइंस में टाटा कंपनी का, और वहीं 49 अगर पूछे प्रतिशत किसका हिस्सा है, तो सिंगापुर एयरलाइंस का है। तो अब जो है अगर विस्तारा एयरलाइंस का मर्ज जो है किसमें कर दिया जाएगा, एयर इंडिया में कर दिया जाएगा। तो अगर विलय कर दिया जाता है तो सिंगापुर एयरलाइंस में जो है क्या किया जाएगा, तो सिंगापुर एयरलाइंस को जो है 25.1% हिस्सा दिया जाएगा जब विस्तारा एयरलाइंस किस में मर्ज कर दिया जाएगा, एयर इंडिया में, ठीक है। तो एयर इंडिया के द्वारा सिंगापुर एयरलाइंस को कितना प्रतिशत दिया जाएगा, तो 25.1% दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो है कहा गया है कि सिंगापुर जो है एक विदेशी कंपनी है, इसी को जो है FDI मंजूर की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो FDI किससे मंजूर किया गया है, सिंगापुर को मंजूर किया गया है। किसके लिए, तो विस्तारा एयरलाइंस को जब एयर इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा, तो इसमें जो है एयर इंडिया को विस्तारा एयरलाइंस को 25.1% हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछे कि विस्तारा एयरलाइंस की अंतिम उड़ान कब होगी, तो इसकी अंतिम उड़ान होगी 1 नवंबर 2024 को। इसके बाद जो है विस्तारा एयरलाइंस समाप्त करके एयर इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो एस्टोनिया को मिला है। और भारत का अगर पूछे पर्यावरण प्रदर्शन में सूचकांक कितना है, तो भारत की रैंक है 176वीं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो एलिसा माद्रोजो ने संभाली है, और ये मैक्सिको की प्रमुख हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है, तो स्त्री पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो गौतम गंभीर जी को नियुक्त किया गया है। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक यानी DG किसे नियुक्त किया गया है, तो यह सही विकल्प हो जाएगा RS भट्टी जी को भारत का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया DG बनाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। यानी कि CISF की स्थापना कब की जाती है, 1969 में किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और CISF अगर पूछे किसके अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसका भी जो है CISF का महानिदेशक यानी DG किसे बनाया गया है, तो रजविंदर सिंह भट्टी जी को बनाया गया है। और इनके पहले जो है CISFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो IPS नीना गुप्ता बनाई गई थी। लेकिन अब इनके स्थान पर कौन बन गए हैं, तो रजविंदर सिंह भट्टी बनाए गए हैं। और वही पूछे कि CISF का काम क्या होता है, तो यह एयरपोर्ट पर अपनी सिक्योरिटी देता है और मेट्रो में भी अपनी सिक्योरिटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दलजीत सिंह जो चौधरी हैं ये कौन है, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के अध्यक्ष हैं। और BSF का जो है अगर पूछे कि BSF कहाँ तैनात है, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर और भारत बांग्लादेश सीमा पर। ये जो है मान लीजिए हमारा भारत है, तो यहाँ पे जो है भारत बांग्लादेश हो जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान और भारत हो जाता है। तो इन दो जगहों पे BSF तैनात है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो सतीश कुमार बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है, तो UAE के साथ करी है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो असम के गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 18 मई को मनाया गया है।
तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जीके, जीएस और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो भी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और इसके बाद जो है अगर प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, हमारे साथ जुड़े रहें अपने कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए करंट अफेयर के। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।